उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा वाणी के यहाँ पे अपडेटेड वर्जन से लिए गए हैं, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोगों को ज़रूर अच्छे से जान लेना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड के जो गठन की घोषणा हुई थी, वैसे आपको बता दूँ उत्तराखंड का नाम परिवर्तन जो उत्तरांचल था उसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो नाम पड़ा ये पड़ा 1 जनवरी 2007 से। तो जो उत्तरांचल का गठन होता है इसकी घोषणा जो होती है 15 अगस्त 1996 को होती है। और 15 अगस्त 1996 को जो उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हैं HD देवगौड़ा उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनकी घोषणा पर ही उत्तराखंड का गठन किया गया। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन विधेयक था जो लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को ये पारित होता है। 27 जुलाई को ये पेश किया जाता है और फिर लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया जाता है। लोकसभा में जब ये पास हो जाता है तो उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में ये जाता है और ये राज्यसभा में पारित हो जाता है 10 अगस्त 2000 को। तो सबसे पहले 27 जुलाई को पेश होता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। 1 अगस्त 2000 को यहाँ पर लोकसभा में पारित हो जाता है। लोकसभा में 1 अगस्त पारित होने के बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर होते हैं, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे KR नारायण जी थे, उनके जब हस्ताक्षर हुए 28 अगस्त 2000 को उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो उत्तरांचल है 9 नवंबर 2000 को बन जाता है। तो राज्य के क्रम में जो यहाँ पर उत्तराखंड का नंबर है तो भारत का ये 27वां राज्य बना था। और अभी बात करें जो यहाँ पे उत्तराखंड का नंबर है तो अभी ये 26वां राज्य है, क्योंकि तेलंगाना एक नए राज्य का गठन हुआ है जिसका जो गठन हुआ था 2014 में जून में हुआ था। बाकी जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उस वक्त ये भारत का 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों के क्रम में ये 11वें नंबर का था। उसके बाद जब गठन हुआ था तो उस वक्त जो केंद्र में सरकार थी NDA की सरकार थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस वक्त केंद्र में जो सरकार थी वहाँ से प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गठन हुआ था उत्तरांचल का तो उत्तर प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। उसके बाद जो प्रारंभिक नाम था उत्तरांचल का नाम 9 नवंबर 2000 से और 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल रहा। उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राजधानी के बारे में आपको बताऊं तो जो उत्तराखंड है उसकी जो राजधानी है, 2 राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। तो यहाँ पर जो इसकी अस्थायी राजधानी है वो देहरादून है। देहरादून को शीतकालीन राजधानी यहाँ पर कहते हैं और जो गैरसैंण है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। तो शीतकालीन राजधानी पूछा जाएगा तो वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाएगा तो वो गैरसैंण है। तो यहाँ पर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी तो 8 जून 2020 को गैरसैंण क्या बनी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी 8 जून 2020 को। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो घोषणा तो होती है 4 मार्च को, लेकिन यहाँ पे राजधानी बनती है ग्रीष्मकालीन 8 जून 2020 को। उसके बाद प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है तो इनका जो निर्धारण होता है अप्रैल 2001 में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा है। उस गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ हैं, 3 पर्वत चोटियाँ उस मुद्रा में, और पर्वत चोटियों के बीच में गंगा की 4 लहरें हैं। गंगा की 4 लहरें हैं, 3 पर्वत चोटियाँ हैं और एक गोलाकार मुद्रा के अंदर यहाँ पर यह है। उसके बाद यहाँ पर मध्य में अशोक की लाट है जिसके नीचे मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये भी कई बार प्रश्न बना है कि जो अशोक की लाट है उसके नीचे क्या लिखा गया है सत्यमेव जयते लिखा गया है, और ये किस यहाँ पर कहाँ से लिया गया है तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो इसका निचला भाग है उसमें नीले रंग से उत्तराखंड राज्य भी लिखा गया है, उत्तराखंड राज्य का नाम अंकित किया गया। ये तो हो गया राज्य चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर राज्य पुष्प के बारे में आपको बताऊँ तो राज्य पुष्प जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। और इसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो ये जो इसकी जिस ऊंचाई पर ब्रह्मकमल पाया जाता है तो ये 4800 मीटर से लेके 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अविलेटा। सोसूरिया अविलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो कुल पूछेगा जाएगा तो इसका जो कुल है एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। जो यहाँ पर ब्रह्मकमल है तो इसकी जो प्रजातियाँ उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ मिलती है। और बात करें विश्व में तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ मिलती है। उसके बाद स्थानीय भाषा में जो इसका नाम है कौलपदम इसका स्थानीय भाषा में नाम है। और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताऊं तो महाभारत का जो वन पर्व था उस वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। सौगंधिक पुष्प के नाम से इसे कहाँ जाना जाता है महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमालयी पुष्पों का सम्राट के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिमालयी पुष्पों का जो सम्राट है किसको जाना जाता है ब्रह्मकमल को। और नंदा देवी का जो प्रिय पुष्प है तो ब्रह्मकमल को जाना जाता है। नंदा देवी के प्रिय पुष्प से किसको जाना जाता है तो ब्रह्मकमल को जाना जाता है। बाकी ऊंचाई का आपको ध्यान रखना है 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है।
और यहाँ पर जो इसका खिलने का समय ये भी पूछा जाता है। तो खिलने का जो समय इसका जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य खिलता है, यानी कि जब मानसून आ जाता है तो जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। और ऊंचाई पूछी जो इसके पौधे की चाहिए 70 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच इसके पौधे की ऊंचाई होती है। तो ये तो हो गया आपका राज्य पुष्प के बाद बात करते हैं राज्य पक्षी के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, और ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 2500 मीटर से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो मोनाल है आपका, ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी, ये 2500 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और वैज्ञानिक नाम इसका पूछा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी जो ये मोनाल है ये यहाँ पर मादा पक्षी है, और जिसका नर प्रजाति है, इस नर प्रजाति को डफिया कहते हैं। बाकी स्थानीय भाषा में जो मोनाल है इसका जो स्थानीय भाषा में नाम है मुनियाल या फिर मनियाल, इसको कहते हैं मुनियाल या फिर मनियाल। बाकी इसका कुल पूछा जाएगा तो फेंजेंट कुल का यहाँ पर ये पक्षी है, फेंजेंट कुल का पक्षी है मोनाल। बाकी उत्तराखंड में जो इसकी प्रजातियाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। और अब इसके भोजन के बारे में आपको बता दूं तो जो इसका प्रिय भोजन है आलू, इसका प्रिय भोजन है। और आलू की कृषि को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी ये पहुंचाता है, कीड़े मकोड़े और आलू यहाँ पर ये खाते हैं। बाकी इसकी विशेषताओं में आपको बताऊं तो जो ये पक्षी है इसकी पूंछ का रंग हरा होता है, और इसके जो सिर है, सिर पर मोर के जैसी एक कलगी होती है, और इसको साथ ही साथ हिमालय का मयूर भी कहते हैं। हिमालय का मयूर किसको कहते हैं, मोनाल को कहते हैं। पूंछ का रंग कैसे होता है, तो पूंछ का रंग हरा होता है। बाकी इसका जो सिर है उस पर कलगी होती है। और यहाँ पर आपको बता दो जो ये मोनाल है उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, साथ ही साथ जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है उसका ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। और यहाँ पर जो मोनाल है, मोनाल यहाँ पे घोंसलों में अंडा नहीं देता है, और चट्टानों या फिर पेड़ों के छेद में ये अंडे देता है। बाकी यहाँ पर जो मादा है वो अंडे सेकने का काम करती है। और 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया था 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। और इसको लाल श्रेणी में भी रखा गया, IUCN ने इसको लाल श्रेणी में रखा है, IUCN ने इसको रेड जोन में रखा है क्योंकि इसका शिकार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो IUCN ने इसको रेड जोन में रखा है। तो इसकी जो पहली बार गणना होती है, इसकी पहली बार गणना होती है सन 2008 में। और जब पहली बार इसकी गणना होती है 2008 में, तो उस वक्त जो इन पक्षियों की संख्या थी तकरीबन 919, उस वक्त इन पक्षियों की संख्या थी 2008 में। तो ये आपका राज्य पक्षी भी हो गया। राज्य पक्षी के बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर राज्य पशु के बारे में। तो राज्य पशु जो उत्तराखंड का है कस्तूरी मृग है, और कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है कस्तूरी मृग को। और हिमालय का जो मयूर है, हिमालय का मयूर जाना जाता है मोनाल को। तो हिमालयन का मस्क डियर कस्तूरी मृग को, तो ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये तकरीबन 3600 मीटर से लेके ये पाया जाता है आपके तकरीबन 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो ये आपको ऊंचाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल आपका 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आपका फिर पक्षी है, जो पक्षी है तो पक्षी आपका 2500 मीटर से आपका 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आपका जो ये पशु है, राज्य पशु आपका पाया जाता है 3600 मीटर से लेके और ये 4400 मीटर तक ही पाया जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इनकी ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो कस्तूरी मृग आपका 4400 मीटर तक, 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो इसकी प्रजातियाँ हैं, तो यहाँ पे राज्य पशु जो आपका कस्तूरी मृग है, इसकी उत्तराखंड में 4 प्रजातियाँ। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताऊं तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हर किसी का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। मोनाल का, जैसे कि आप लोगों को मोनाल का भी पता होना चाहिए मोनाल का क्या है। तो मोनाल का आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, तो मोनाल का, और उसके बाद ब्रह्मकमल का भी मैंने आपको बता दिया है। तो ब्रह्मकमल का भी आपको पता है और मोनाल का भी आपको पता है। मोनाल का भी मैंने आपको जो बताया था लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद कस्तूरी मृग का पूछेगा तो यहाँ पे मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी जो इसका रंग होता है ये भूरा रंग, और उसमें काले पीले धब्बे इसके रंग में होते हैं। तो ये इसका रंग है। उसके बाद जो भी इसकी विशेषता है, इसके सूंघने की जो शक्ति है और साथ ही साथ सुनने की क्षमता जो इसकी है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और सुरक्षा के लिए इसका सिंग तो नहीं होते, लेकिन जो इसका मुख होता है वहाँ पर जो बड़े बड़े 2 दांत होते हैं इसकी रक्षा के लिए होते हैं। और इसकी जो जो एवरेज एज है, इसकी एवरेज एज 20 वर्ष है। बाकी इसकी जो गर्भधारण की क्षमता होती है 6 महीने की, यहाँ पर इसकी गर्भधारण की क्षमता होती है। और इसका प्रिय भोजन पूछा जाएगा तो इसका प्रिय भोजन है केदारपाती। और इसके प्रिय भोजन को भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, इसका प्रिय भोजन है केदारपाती। बाकी जो कस्तूरी मिलता है, किससे मिलता है, ये कस्तूरी मिलता है सिर्फ नर से, नर कस्तूरी मृगों से मिलता है कस्तूरी, जो काफ़ी ज़्यादा विशेष होता है। बाकी मादा से नहीं मिलता, सिर्फ नर से मिलता है। और उस नर से मिलता है जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो, और साथ ही साथ 3 साल में सिर्फ एक बार कस्तूरी मिलती है। और कस्तूरी का उपयोग
कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सुगंधित रसायन है जिसका उपयोग होता है जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड जैसी बीमारियों की दवा बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। दमा, निमोनिया, हृदय रोग और टाइफाइड जैसी बीमारियों की दवा बनाने में। और जब इससे कस्तूरी प्राप्त किया जाता है तो एक बार में 30 से 45 ग्राम में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। बाकी 3 साल में सिर्फ एक बार कस्तूरी ले सकते हैं एक मृग से और उसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानॉल। इसका किसका कस्तूरी का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानॉल। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानॉल इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम कस्तूरी का याद रखना है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानॉल। बाकी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कई प्रयास हुए थे। सबसे पहला प्रयास 1972 में हुआ था। 1972 में केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है वहाँ पर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है यहाँ पर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब होती है, 1972 में होती है। उसके बाद महरौली का कस्तूरी मृग विहार है, तो यहाँ पर महरौली का जो कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है तो यहाँ पर ये बागेश्वर में। तो ये भी कई बार पूछा गया कि महरौली का जो कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है ये कौन से ज़िले में, तो यहाँ पर ये बागेश्वर ज़िले में। और इसकी स्थापना कब होती है, 1977। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार के 5 साल बाद इसकी स्थापना होती है महरौली की और ये बागेश्वर ज़िले में। उसके बाद फिर कांचोला खर्क होता है जो चमोली में। कांचोला खर्क आपका चमोली में, ये भी ध्यान रखना है, कांचोला खर्क चमोली में भी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र पूछेगा तो ये आपका आ जाएगा कांचोला खर्क में जो आपका चमोली में। बाकी इसकी स्थापना पूछेगा तो 1982 में कांचोला खर्क की स्थापना होती है और चमोली जिले में। उसके बाद अभ्यारण्य अस्कोट जो अभ्यारण्य है जो पिथौरागढ़ में 1986 में होती है और ये पूर्ण रूप से कस्तूरी मृगों के लिए। तो पूर्ण रूप से जो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए वो अस्कोट अभ्यारण्य है जो पिथौरागढ़ जिले में आता है और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, उसके बाद महरौली जो कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है महरौली वो 1977 में बागेश्वर जिले में। उसके बाद कांचोला खर्क जो चमोली जिले में आता है 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण का केंद्र भी है कांचोला खर्क। उसके बाद अस्कोट अभ्यारण्य जो है ये पिथौरागढ़ में 1986 में इसकी स्थापना होती है, पूर्ण रूप से कस्तूरी मृगों के लिए रखा गया। बाकी उसके बाद अब राज्य वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य वृक्ष बुरांस है और बुरांस की जो ऊंचाई है ये पाया जाता है तकरीबन 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। 1500 मीटर की ऊंचाई से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक कौन पाया जाता है, आपका पाया जाता है राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष आपका बुरांस है। तो एक ये पर्वतीय वृक्ष है, तो ये मैदानी इलाकों में नहीं होता है। तो यहाँ पे विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष के साथ साथ ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका साइंटिफिक नेम है। बाकी ये भी आपको ध्यान रखना है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका कुल पूछा जाएगा तो इसका कुल है एरिकसी, यहाँ पर इसका कुल है। और ये भी आपको ध्यान में रखना, ब्रह्म कमल का भी कुल आपको पता होना चाहिए और मोनाल का भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये राज्य वृक्ष जो आपका बुरांस है ये एरिकसी कुल का पौधा है और मोनाल आपका किस कुल का था, फेंजेंट का था। उसके बाद एस्टेरिसी कुल का कौन था, ब्रह्म कमल था, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। और एरिकसी कुल का कौन है, आपका राज्य वृक्ष बुरांस है। ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे फूलों का रंग पहले बात कर लेते हैं। तो इसका जो फूलों का रंग है चटक लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऊंचाई बढ़ती है तो इसका जो फूलों का रंग है ये हल्के हल्के कलर का होने लग जाता है। और 11,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद कलर के भी यहाँ पे बुरांस पाए जाते हैं। बाकी इसके पौधों की ऊंचाई पूछा जाएगा, इसके पेड़ों की ऊंचाई पूछा जाएगी तो 20 से 25 फीट की इसके पेड़ों की ऊंचाई होती है। बाकी इसकी जो लकड़ी होती है मुलायम होती है और इसके जो पत्ते होते हैं मोटे होते हैं, खाद बनाने के काम में आते हैं। और इसका जो खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के महीने, फरवरी से लेके अप्रैल के महीने में ये खिलता है। और अप्रैल के बाद जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर उसके जो फूल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाकी इसका जो रंग है मैंने आपको बता दिया, चटक लाल है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो कलर है वो यहाँ पे सफ़ेद होने लग जाता है। 11,000 की जो फीट की ऊंचाई है उसके अधिक अगर ऊंचाई पर ही पाया जाता है तो उसके कलर जो होगा फूलों का कलर वो सफ़ेद रंग का होगा। बाकी इसका जो उपयोग होता है इसके फूलों का, जो इसका फूलों का उपयोग होता है तो जूस बनाने के लिए उपयोग होता है जो हृदय रोग के लिए अच्छा होता है। और साथ ही साथ रंग बनाने के लिए भी इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। बाकी संरक्षित वृक्ष में इसको घोषित किया गया था वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष में शामिल किया गया था। लेकिन फिर भी अभी इसका काफ़ी ज़्यादा कटान करते हैं लोग अभी भी। यहाँ पे ये खतरे की निशान पर बने हुआ है। तो संरक्षित वृक्ष को कब घोषित किया गया था, वन अधिनियम 1974 के तहत। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना और एरिकासी कुल का पौधा है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी अब बात कर लेते हैं राज्यफल के बारे में। तो राज्यफल जो है उत्तराखंड का तो राज्यफल काफल है और काफल का वैज्ञानिक नाम है मेरिका एस्कुलेंटा। तो ये भी विशेष ध्यान आपको रखना है राज्यफल काफल का।
तो राज्यफल आपको पता होना चाहिए। राज्यफल आपका काफल है और इसका वैज्ञानिक नाम मेरिका एस्कुलेंटा है। ये भी आपको विशेष ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यफल कौन सा है, काफल है और इसका वैज्ञानिक नाम है मेरिका एस्कुलेंटा। बाकी यहाँ पर अन्य नाम जो है इसका देवों का फल भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काफल को देवों का फल भी कहा जाता है, मेरिका एस्कुलेंटा को। बाकी यहाँ पर राज्य तितली के बारे में आपको बताऊँ तो राज्य तितली जो है कॉमन पिकॉक को राज्य तितली बनाई है और इसकी जो घोषणा होती है 2016 में घोषणा होती है कि उत्तराखंड का राज्य तितली जो होगी कॉमन पिकॉक होगी। और आपको बता दूं उत्तराखंड राज्य तितली घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य है। और पहले राज्य के बारे में आपको बताऊं तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। बाकी कॉमन पिकॉक का अगर पूछेगा वैज्ञानिक नाम तो पेपिलियो पोलिटर, पेपिलियो पोलिटर इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेपिलियो पोलिटर किसका वैज्ञानिक नाम है? पेपिलियो पोलिटर नाम है आपका कॉमन पिकॉक का, जो राज्य तितली है 2016 में जिसको घोषित किया गया था, पेपिलियो पोलिटर। बाकी इसका जो नया नाम है, नया नाम भी इसका रखा गया तो वली वेंडेड पिकॉक, वली वेंडेड पिकॉक इसका नया नाम रखा गया, वली वेंडेड पिकॉक। तो ये भी ध्यान रखना, वली वेंडेड पिकॉक इसका नाम है, वली वेंडेड पिकॉक ये नाम है आपका राज्य तितली। जो कॉमन पिकॉक है उसका नया नाम है वली वेंडेड पिकॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जो उपलब्धि मिली है 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी जीता है। तो 1996 में जीता था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब। उसके बाद जो कॉमन पिकॉक है इसका जो जीवन काल होता है 30 से 35 दिनों का होता है। और उत्तराखंड में जो पार्क है लच्छेवाला, तो वहाँ पर बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया जो देहरादून में लच्छेवाला में बटरफ्लाई पार्क। बाकी राज्य मिठाई के बारे में आपको बताऊँ तो राज्य जो मिठाई है बाल मिठाई है। अल्मोड़ा की सबसे ज़्यादा फेमस ये मिठाई है बाल मिठाई। उसके बाद राज्य की खेल के बारे में आपको बताऊँ तो राजकीय खेल जो उत्तराखंड का फुटबॉल है और उसको घोषित किया गया था 2011 में जब टीम इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीती है 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। तो उसी वर्ष घोषित किया जाता है फुटबॉल को राजकीय खेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका राजकीय जो गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि राजकीय गीत है। और इस गीत की घोषणा कब होती है? 2016 में होती है जब कॉमन पीकॉक आपका राष्ट्रीय तितली बनती है। तो उसी साल 2016 में आपका राजकीय गीत भी बनता है। राजकीय गीत क्या बनता है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि राजकीय गीत बनता है 2016 में। और लेखक पूछेगा तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी, इसके लेखक है इस गीत के। बाकी गायक पूछेगा तो गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के क्या है गायक नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। बाकी 2016 में इसको घोषित किया गया था राजकीय गीत हेमंत बिष्ट जी ने लिखा था। इसमें पद पूछेगा तो इसमें कुल 7 पद है। तो शुरू के जो 3 पद है वो हिंदी में और जो बाकी के 4 पद है वो कुमाऊनी और गढ़वाली में, ठीक है। 3 पद हिंदी में और बाकी के 4 पद गढ़वाली और कुमाऊनी में। बाकी इतना आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद जो राज्य वाद्य यंत्र है तो ढोल को यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो घोषणा कब होती है? 2015 में इसको घोषित किया गया है। और किस कमेटी की सिफारिश पर? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर वाद्य यंत्र जो है ढोल की 2015 में इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य वाद्य यंत्र ढोल है 2015 में घोषणा होती है और भंडारी कमेटी की सिफारिश पर होती है। और ढोल सागर के एकमात्र जो ज्ञाता है तो ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता है उत्तम दास जी। ये भी एक विशेष प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाता है कि ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो उत्तम दास जी ढोल सागर के विशेष यहाँ पर ज्ञाता है, एकमात्र ज्ञाता है और वो उत्तम दास जी है। बाकी भाषा के बारे में आपको बताऊँ तो जो दूसरी यहाँ पे राजभाषा है, पहली हिंदी है और दूसरी राजभाषा है संस्कृत। तो संस्कृत को घोषित किया गया था 2009 में, दिसंबर 2009 में, और लागू ये होती है जनवरी 2010 में, ठीक है। भाषा का अगर आप लोगों को पता चल गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। दूसरी है संस्कृत। संस्कृत की घोषणा तो दिसंबर 2009 में हो गई थी लेकिन लागू होती है ये जनवरी 2010 में। तो ये भी वैसे ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की शासन व्यवस्था में। तो अभी काफ़ी मुंह सूख चुका है, पानी पी लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की शासन व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक के संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है उत्तराखंड का शासन व्यवस्था। पूछेगा कौन से भाग पर? तो भाग 6। और इसमें कितने आर्टिकल है? 152 से 237 के तहत। और इसमें क्या क्या है? एक तो है कार्यपालिका, एक है विधानमंडल और एक है न्यायपालिका। तो ये इसमें शामिल है कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में राज्यपाल अनुच्छेद 153 में उसका उल्लेख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और यहाँ पर राज्यपाल का जो उल्लेख है आर्टिकल 153 में, 153 के अंतर्गत किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। और उसके बाद जो संवैधानिक प्रमुख है
ये कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति है, तो राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होगा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होगा। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। उसके बाद जो नियुक्ति है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सबको पता होना ही चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो राज्यपाल होता है उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। तो अगर वो 5 वर्ष पूरा नहीं कर रहा बीच में ही, अगर राष्ट्रपति का मन है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। वैसे जो उसका कार्यकाल है 5 साल का होता है। उसके बाद बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में, तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला जी। पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी। और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा जी है। तो मार्गरेट अल्वा जी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है। और क्रम में बात करूँ तो क्रम में उत्तराखंड की ये चौथे नंबर की ये राज्यपाल है। बाकी वर्तमान में राज्यपाल के बारे में आपको बताऊँ तो वर्तमान में अभी जिस वक्त ये वीडियो शूट हुई थी तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल है। और क्रम में बात करूँ तो उत्तराखंड की ये 8वें में है। तो पहला आपको पता होना चाहिए पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी। और महिला में पूछेगा तो पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी। तो ये उनका जो क्रम था आई थिंक 7वां था। और अभी जो वर्तमान में गुरमीत सिंह जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और इनका जो क्रम है 8वां क्रम है। उसके बाद बात करते हैं अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख आता है अनुच्छेद 163 में आता है। जैसे राज्यपाल का 153 में आपको पता है कि अनुच्छेद 153 में उसका उल्लेख है, उसी प्रकार मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का आर्टिकल 163 में आता है। राज्यपाल की सहायता के लिए, किसकी? राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और इसका प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और जो यहाँ पर इसका प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन किस आर्टिकल में आता है? 163 में। ठीक है। उसके बाद राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य की कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है उसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 164 में उसका उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और ये अनुच्छेद 164 में बताया गया है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। और अनुसूची 3 के तहत दिलाता है। किस अनुसूची के? अनुसूची 3 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी अंतरिम, यानी कि तब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। और उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने वो बने नारायण दत्त तिवारी जी। और ये उत्तराखंड के पहले एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, यानी कि 5 साल का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है इन्होंने पूरा किया, वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। और पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें जो निर्वाचित हुए थे वो नारायण दत्त तिवारी थे। और वैसे पूछेगा जब गठन हुआ था उत्तराखंड का तो अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें नित्यानंद स्वामी जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और निर्वाचित पूछेगा तो पहले कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है 2025 में पुष्कर सिंह धामी। क्रम में बात करें तो 12वें इनका क्रम है और व्यक्ति के रूप में 90 यहाँ पर नंबर पर आते हैं। उसके बाद सचिवालय के बारे में आपको बताऊँ तो सचिवालय में प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। और ये राज्य प्रशासन की धुरी होती है। तो राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव होती है। प्रशासनिक अध्यक्ष किसको कहते हैं? मुख्य सचिव को कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक विभाग के फिर यहाँ पे अलग अलग सचिव होते हैं, उनको क्या कहते हैं? शासन सचिव। तो जो अलग अलग विभाग है उनके जो सचिव होंगे उनको शासन सचिव कहेंगे। उसके बाद जो सचिवों का क्रम होता है तो सबसे पहले सचिव, उसके बाद आता है आपका प्रमुख सचिव, फिर आएगा आपका अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव, और फिर आएगा आपका मुख्य सचिव। ठीक है। ये आपका सचिवों का क्रम होता है, सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव। तो ये आपका सचिवों का क्रम होने वाला है, सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव और फिर मुख्य सचिव। बाकी उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव जो थे अजय विक्रम सिंह जी थे। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव, कई बार पूछा गया कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो अजय विक्रम सिंह जी उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे, अजय विक्रम सिंह जी। और वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में मुख्य सचिव है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त आनंद वर्धन उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव है। ठीक है। बाकी उत्तराखंड की पहली
मुख्य सचिव जो थी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी वो राधा रतूड़ी जी थी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी और पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी। वर्तमान मुख्य सचिव है आनंदवर्धन जी। ठीक है, अब आता है महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है, किसका? महाधिवक्ता का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद तो आपको पता होना ही चाहिए बिल्कुल। जैसे राज्यपाल 153 में मंत्रिपरिषद का गठन, 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसमें 163 में, उसी प्रकार महाधिवक्ता का जो उल्लेख होता है 165 में मिलता है आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का। बाकी इसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है महाधिवक्ता का। उसके बाद इसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? 10 साल से अधिक न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाकी जो इसका कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और राज्य का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया कि राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके पास योग्यता होनी चाहिए, 10 साल से अधिक न्यायिक कार्यों का इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सदन की बैठक में ये महाधिवक्ता भाग ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, लेकिन वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता है। बाकी उत्तराखंड के जो पहले महाधिवक्ता हैं, अगर अंतरिम सरकार की बात होगी तो उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन थे? ललिता प्रसाद नैथानी जी। ललिता प्रसाद नैथानी जी उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे, ललिता प्रसाद नैथानी जी अंतरिम सरकार में। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सरकार के महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह जी नेगी। मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सरकार के महाधिवक्ता थे और अंतरिम में थी ललिता प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। तो विधानमंडल, तो उत्तराखंड के विधानमंडल में 2 अंग हैं, राज्यपाल है और विधानसभा है। तो आपको बता दूं विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद थी, लेकिन उत्तराखंड में विधानमंडल के सिर्फ 2 अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल, विधानसभा, बाकी विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा जो है, विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो विधानसभा का उल्लेख आता है 170 में। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, आर्टिकल का विशेष ध्यान रखें। राज्यपाल 153, विधानसभा 170 और मुख्यमंत्री एवं जो मंत्रिपरिषद है वो आता है आपका 164 में। उसके बाद महाधिवक्ता आपका 165 में आता है और आपका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आपका हो गया 163 और जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन आता है आपका 164 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का गठन का उल्लेख 164 आर्टिकल में होता है। उसके बाद महाधिवक्ता का आपका 165 में आता है। उसके बाद जो विधानसभा है तो विधानसभा का जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 170 में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर जो योग्यताएं हैं, तो यहाँ पे अगर विधानसभा का सदस्य बनना है किसी को तो उसके पास जो योग्यता होनी चाहिए उसकी उम्र 25 वर्ष तो होनी चाहिए, साथ ही साथ भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये सारा किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 173 में इसका उल्लेख है। किसका? सदस्य बनने की योग्यता, विधानसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है ये इसका उल्लेख आता है आर्टिकल 173 में। उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 173 आर्टिकल में और विधानसभा का उल्लेख 170 में। ठीक है, बाकी अनुच्छेद जो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इसका जो उल्लेख आता है 178 आर्टिकल में आता है। 178 में किसी भी राज्य की विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका उल्लेख आता है। तो यहाँ पे ये सदस्यों के द्वारा अपने में से चुने जाते हैं, कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बाकी जो विधानसभा है इसमें अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं विधानसभा में सदस्य? 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। बाकी उत्तराखंड में सीटों के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें 70 विधानसभा की सीटें। पहले उत्तराखंड में 71 विधानसभा सीटें थी, एंग्लो इंडियन सीट थी एक, लेकिन 2019 में उसको खत्म कर दिया गया। बाकी जो चुनाव होता है वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष रीति से होता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग यहाँ पे चुनाव में यहाँ पे भाग ले सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं। बाकी जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल होता है। आपातकाल में इसको 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और अगर आपातकाल लगता है तो आपातकाल में जो विधानसभा का कार्यकाल है उसको 1 साल और बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, आर्टिकल का विशेष ध्यान रखिए आप। विधानसभा का उल्लेख 170 में आता है। फिर अगर पूछेगा कि जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता किस आर्टिकल में आता है? 173 में आता है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो किस आर्टिकल में उसका उल्लेख है? तो 178 में उसका उल्लेख है। ये विशेष ध्यान रखें। बाकी इतना आपका हो गया, कार्यकाल का आपको पता चल चुका है 5 साल का होता है। उसके बाद गणपूर्ति जो यहाँ पे होती है, तो न्यूनतम यहाँ पे जो सदस्य है, न्यूनतम यहाँ पे 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। विधानसभा में गणपूर्ति इसकी 1/10 सदस्य होती है और न्यूनतम 10 सदस्य होने ही चाहिए। बाकी 2 बैठकों के बीच का जो अंतर है, विधानसभा की जो बैठकें होती हैं 6 महीने से अधिक उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 2 बैठकों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी सीटों के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे जब राज्य गठन से पूर्व जो यहाँ पे सीटें थी तो उत्तरी यूपी क्षेत्र में विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। ठीक है,
विधानसभा की सीट पूछेगा राज्य गठन से पूर्व, तो यहाँ पे 22 थी और विधान परिषद की 9 थी। बाकी 2001 में परिसीमन जो आता उसके अकॉर्डिंग 17 सीटें विधानसभा में थी। उसके बाद 2006 में एक बार फिर से यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई। 2006 में यहाँ पे फिर यहाँ पे एनालिसिस हुआ था, फिर रिपोर्ट 2008 में आई थी। उसके बाद परिसीमन जो हुआ था 2008 में, उसके बाद 6 पर्वतीय सीटें खत्म कर दी गई थी। उसमें 6 नई मैदानी सीटें अस्तित्व में आई, जिसमें रायपुर, लाल कुआं, नानकमत्ता, किच्छा, हरिद्वार ग्रामीण और बेल, ये नई मैदानी सीटें थी। और जो यहाँ पे विधानसभा की सीटें थी वो सूत्री रही, क्योंकि 6 सीटें जो पर्वतीय सीटें थी, जब 2008 में परिसीमन हुआ था 6 पर्वतीय सीटें हटा के 6 नई यहाँ पे सीटें निकाल दी गई थी। रायपुर, लाल कुआं, नानकमत्ता, किच्छा, हरिद्वार ग्रामीण और बेल। तो यहाँ पे आरक्षित जो सीटें अभी हैं 2025 में, तो 15 कुल आरक्षित सीटें। 15 आरक्षित सीटों में 13 जो सीटें वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, और बाकी जो 2 सीटें वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाकी जो यहाँ पे आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें, वो एक आपकी चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में। तो चक्राता और नानकमत्ता 2 सीटें जो एसटी के लिए। बाकी जो अंतरिम विधानसभा है 9 नवंबर 2000 को गठन हो जाता है। उस वक्त जो सदस्य थे 30 सदस्य थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो जाने के बाद अंतरिम जो विधानसभा थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी उसमें 30 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 22 विधानसभा के थे और 9 विधान परिषद के यहाँ पर सदस्य थे, जिसमें एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो फिर 30 जो सदस्य हैं वही अंतरिम विधानसभा के यहाँ पे सदस्य रहते हैं। बाकी यहाँ पर जो बहुमत था, अंतरिम जो विधानसभा जो बनी थी उसमें बहुमत बीजेपी को था और बीजेपी के 23 विधायक उस वक्त थे। और जो प्रोटेम स्पीकर थे अंतरिम जो विधानसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर थे काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे जब अंतरिम विधानसभा थी, तो काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन उस वक्त अंतरिम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। और अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष जो थे उस वक्त प्रकाश पंत थे। तो अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे प्रकाश पंत थे। और ये भी पूछा जाता है कि जो निर्वाचित विधानसभा थी उसमें कौन थे यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष, तो वो यशपाल आर्य जी थे। लेकिन अंतरिम विधानसभा पूछेगा तो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। तो पहला सत्र जो था अंतरिम विधानसभा का वो 9 जनवरी सन 2001 में वो लगता है। अंतरिम विधानसभा का 9 जनवरी 2001 में पहला सत्र लगता है। और पहले जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे और दूसरे अंतिम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 तक, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो गया, तो यहाँ पे अंतरिम विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री बनते। पहले नित्यानंद स्वामी रहते और दूसरे अंतरिम जो मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी थे। अक्टूबर 2001 से लेकर मार्च 2002 तक विपक्ष का यहाँ पर अंतरिम विधानसभा में कोई भी नेता नहीं था। उसके बाद विधानसभा का जो पहला चुनाव होता है, प्रथम चुनाव, वो 14 फरवरी को होता है। तो 14 फरवरी 2002 को विधानसभा का पहला चुनाव होता है। और जब विधानसभा का पहला चुनाव होता है उस वक्त जो निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं वो नारायण दत्त तिवारी जी होते हैं। और उस वक्त जो विधानसभा के अध्यक्ष बनते तो उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष बनते यशपाल आर्य। तो ये पूछा जाता है कि विधानसभा जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें निर्वाचित जो अध्यक्ष थे विधानसभा के वो कौन थे, तो वो यशपाल आर्य जी थे। और जो यहाँ पे विधानसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2002 को हुआ था, मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी जी। बाकी महिला जो विधायक इस विधानसभा चुनाव में बनी थी, 4 महिला विधायक बनी थी। दूसरा जो विधानसभा चुनाव होता है, दूसरा विधानसभा चुनाव होता है 5 साल के बाद 2007 में। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो मुख्यमंत्री बनते भुवन चंद्र खंडूरी जी। 2007 से 2009 तक के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रमेश पोखरियाल भी एक बार निशंक भी मुख्यमंत्री बनते। ये 2009 से 2011 तक के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते और खंडूरी जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते और 2011 में खंडूरी जी मुख्यमंत्री बनते। और जो दूसरा विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे हरिवंश कपूर जी, उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे। बाकी जो पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष विजया बर्तवाल जी थे। और जो दूसरा विधानसभा जो हुआ था, ये दूसरा विधानसभा, उसमें जो महिला विधायक थी वो 4 महिला विधायक चुनी गई थी। बाकी पहली महिला जो विधानसभा उपाध्यक्ष थी वो विजया बर्तवाल जी थी। बाकी तृतीय जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 2012 में हुआ था, 2007 में दूसरा, तो 5 साल के बाद 2012 में तृतीय हुआ था। और तीसरे में मुख्यमंत्री बने थे विजय बहुगुणा। तो विजय बहुगुणा 2012 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। और फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने 2014 से 2016। हरीश रावत के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो 27 मार्च से 11 मई 2016 तक 46 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये कब लगा था, ये लगा था तृतीय विधानसभा में, जब हरीश रावत का कार्यकाल चल रहा था 2014 से 2016 तक हो रहा है। और जो तीसरी विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष थे गोविंद कुंजपाल जी थे, तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष, दूसरे में हरिवंश थे, पहले में यशपाल आर्य थे। ये निर्वाचित की बात हो रही है। बाकी राष्ट्रपति शासन 27 मार्च को लगता है 2016 में, 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन रहता है, 46 दिन का रहता है। और जो तीसरा विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें जो महिला विधायक थी 5 महिला विधायक थी। उसके बाद जो चौथा विधानसभा चुनाव होता है, चौथा विधानसभा चुनाव होता है 2017 में, 5 साल के बाद। चौथे विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री बनते त्रिवेंद्र सिंह रावत बनते हैं।
और ये 10वें मुख्यमंत्री थे। बाकी उस वक्त जो चौथे विधानसभा में जो यहाँ पर अध्यक्ष बनते, विधानसभा के अध्यक्ष, वो प्रकाश प्रेमचंद अग्रवाल जी बनते। चौथे विधानसभा में अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले में यशपाल आर्य, दूसरे में बनते हैं कौन, दूसरे में यहाँ पर हरिवंश जी बनते हैं, तीसरे पे गोविंद कुंजवाल जी बनते हैं और चौथे में प्रेमचंद अग्रवाल जी ये विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चौथा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला विधायक जो बनी थी, 5 महिला विधायक बनी थी। उसके बाद 5वें विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे, उस वक्त जो मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी जी बने, 12वें थे और व्यक्ति के रूप में 90 ये मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पर जो अध्यक्ष अभी बनी है विधानसभा की, तो विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बनी है और ये छठी अध्यक्ष है और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तो छठी इनका क्रम है क्योंकि एक अंतरिम में थे प्रकाश पंत जी और उसके बाद फिर यशपाल आर्य जी, फिर उसके बाद हरिवंश कपूर, गोविंद कुंजवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी। क्रम में छठ है लेकिन विधानसभा के हिसाब से 5वें में ये बने थे। बाकी पहली महिला ये विधानसभा अध्यक्ष थी। और जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो महिला विधायकों की संख्या 8 महिला विधायक चुन के आई थी। बाकी संसद में जो प्रतिनिधित्व है उत्तराखंड की तरफ से, लोकसभा में 5 सीटें, 5 सीटों में 1 सीट आरक्षित है अल्मोड़ा की सीट, SC के लिए वो आरक्षित है। बाकी और जो सीटें वो है पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल से। बाकी राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ संसद में प्रतिनिधित्व होता है 3 सीटों का राज्यसभा में उत्तराखंड की तरफ से। बाकी न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत यहाँ पे गठित हुआ है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत गठित हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल के तहत जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो गठित होता है, अनुच्छेद 214 के तहत होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय इसका गठन कब होता है, तो जब उत्तरांचल का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसी वक्त उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन होता है। और ये देश का 18वां हाई कोर्ट था। ये भी पूछा जाता है कि ये देश का कौन सा हाई कोर्ट था, तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय देश का 18वां हाई कोर्ट था और आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका गठन होता है। बाकी ये स्थान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय वो नैनीताल में। और यहाँ पर अधिकार तो राज्य के उच्च न्यायालय और न्याय अधिकारियों का अधिकार का जो अधिकार आता है, इसमें राज्य के अन्य न्यायालयों और न्याय अधिकारियों की अधीक्षण का जो अधिकार है वो आर्टिकल 127 में आता है, 127 में। बाकी न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 11 है, लेकिन जब गठन हुआ था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का तो उस वक्त 7 थे और वर्तमान में 11 है। बाकी इस भवन का जो निर्माण किया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इस भवन का निर्माण किया था और 1900 में बन के तैयार हो गया था। 1897 से शुरू हुआ था और 1900 में निर्मित हो गया था। तो यहाँ पर निर्माण कराया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने और यहाँ पे गॉथिक शैली में ये बना है और स्टीवनसन ने इसका डिज़ाइन किया था गॉथिक शैली में। बाकी मैकडोनाल्ड ने इस भवन का निर्माण कराया था, 1900 में बन के तैयार हो चुका था और डिज़ाइन किसने किया था, स्टीवनसन ने कराया था गॉथिक शैली में। ठीक है। उत्तराखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभ्यंकर देसाई, जिन्हें AA देसाई भी कहते हैं। तो ये उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनमें है सरोज होमी कपाड़िया जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, और जगदीश सिंह खेर, तो ये 5वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सरोज होमी और जगदीश सिंह। तो यहाँ पर इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दी और फिर ये देश के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बनने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। बाकी उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो ऋतु बहारी थी और 8वीं थी, 2024 में बनी थी। कौन थी उत्तराखंड की पहली मुख्य जो न्यायाधीश थी, ऋतु बहारी, 2024 में बनी थी, 8वीं थी। 8वीं ये न्यायाधीश बनी थी और 2024 में बनी थी। उसके बाद वर्तमान में जो भी मुख्य न्यायाधीश है 2025 में, तो अभी गोवानाथन नरेंद्र जो 90 यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी ये ऋतु बहारी और अभी जो वर्तमान में है गोवानाथन नरेंद्र 90 यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है ये। ठीक है। उसके बाद पहले रजिस्ट्रार जो है तो GCM रावत पहले रजिस्ट्रार थे। ठीक है, GCM रावत पहले रजिस्ट्रार थे। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो 45 स्थापित है अप्रैल 2001 में। त्वरित न्यायालय की जो संख्या है 45 स्थापित है और अप्रैल 2001 में यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं। उसके बाद जो लोक अदालतें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड द्वारा संचालित होती है। निःशुल्क कानूनी जो सहायता प्रदान करने के लिए तो लोक अदालतें उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के द्वारा संचालित होती है। और न्याय पंचायतें जो है 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। तो जो न्याय पंचायतें हैं तो 500 रुपये तक के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई ये कर सकती है। उसके बाद जो लोकायुक्त है तो लोकायुक्त का जो विधेयक पारित होता है 1 नवंबर 2011 को होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लोकायुक्त का जो विधेयक पारित होता है 1 नवंबर सन 2011 में होता है, 1 नवंबर सन 2011 में। उसके बाद संरचना तो यहाँ पर एक अध्यक्ष रहता है और 5 सदस्य हैं। तो आवश्यकता अनुसार 7 तक यहाँ पर इसके
संख्या बढ़ाई जा सकती है। बाकी इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य रहते हैं और आवश्यकता अनुसार 7 तक यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बाकी इसका जो कार्य है भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जांच करना है। और यहाँ पे जो 3 विंग इसमें, एक अन्वेषण शाखा है, एक अभियोजन शाखा है और एक न्यायिक शाखा है। अन्वेषण, अभियोजन और न्यायिक शाखा के इसमें यहाँ पे जो विधेयक पारित हुआ था लोकायुक्त का, उसमें तो यहाँ पे उत्तराखंड की विजिलेंस यूनिट लोकायुक्त के अधीन होती है। उत्तराखंड की जो विजिलेंस यूनिट है वो किसके अधीन होती है? वो लोकायुक्त के अधीन होती है, विजिलेंस यूनिट उत्तराखंड की। बाकी समान नागरिक संहिता यूसीसी जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा में रहा, तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो यूसीसी उत्तराखंड ने यहाँ पर लागू कर दिया और आज़ाद भारत का ये पहला है। लेकिन इससे पहले गोवा ने भी यहाँ पर यूसीसी, गोवा में भी यूसीसी है, लेकिन यहाँ पे आज़ाद भारत की बात हो रही है तो आज़ाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। बाकी इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 44 DPSP का भाग है, ये संविधान के अनुच्छेद 44 DPSP का ये भाग है। और बाकी मसौदा समिति जो है उसमें 5 सदस्य थी 2022 में जो गठित की गई थी मसौदा समिति, तो 5 सदस्य थी, जिसमें जो अध्यक्ष थी रंजना देसाई जी थी, सेवानिवृत्त ये सुप्रीम कोर्ट जज है रंजना देसाई जी। अभी एरोप्लेन को जाने देते हैं और फिर नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जो मसौदा समिति बनी थी 5 सदस्यों की बनी थी, 2022 में गठित हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष थी रंजना देसाई, जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज थी रंजना देसाई, उनकी अध्यक्ष में तैयार हुआ था। और इसमें जो सदस्य थे तो इसमें प्रमोद कोहली भी थे जो रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, शत्रुघ्न सिंह भी थे पूर्व मुख्य सचिव जो उत्तराखंड के, उसके बाद डॉक्टर सुरेखा डंगवाल भी थी जो दून विश्वविद्यालय कुलपति है, और मनु गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो ये सदस्य यहाँ पे थे और इनकी अध्यक्ष कौन थी? रंजना देसाई जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज थी। बाकी ये लागू होता है यूसीसी 27 जनवरी 2025 को। और अन्य राज्यों जहाँ ये लागू है तो यहाँ पे गोवा में भी यूसीसी लागू है और आज़ाद भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है 27 जनवरी 2025 को। बाकी उत्तराखंड के जनपदों के गठन के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर मंडल 2 मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। तो कुमाऊं मंडल का जो यहाँ पर मुख्यालय है तो यहाँ पर इसका मुख्यालय नैनीताल में, और जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय पौड़ी में। ठीक है, कुमाऊं मंडल 1854 में यहाँ पर होता है और इसका जो मुख्यालय 1855 में नैनीताल चला जाता है। कुमाऊं मंडल का गठन होता है 1854 में, काफ़ी पहले हो जाता है कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में। और जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय वो नैनीताल में कब जाता है? 1855 में, 1 साल के बाद। उसके बाद जो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में, और गढ़वाल मंडल का बनता है 1969 में, काफ़ी देर में बनता है, आज़ादी के बाद ये बनता है। बाकी कुमाऊं मंडल 1854 में होता है और नैनीताल जाता है, इसका मुख्यालय 1855 में। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल है, बाकी 1969 में ये इसका गठन होता है। बाकी प्रारंभिक स्थिति आपको बताऊं तो गोरखा पराजय के बाद क्या होता है, अलकनंदा की पश्चिम में टिहरी रियासत थी, सूरदर्शन शाह। तो अलकनंदा की जो पश्चिम में टिहरी रियासत थी वो किसने बसाई थी? सूरदर्शन शाह ने। और पूर्व में जो ब्रिटिश गढ़वाल था कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था जिसका मुख्यालय श्रीनगर था। तो यहाँ पे जब गोरखा पराजित हो जाते हैं तो अलकनंदा की पश्चिम में टिहरी रियासत रहती है जिसको सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था। और जो पूर्व का हिस्सा था, पूर्व में ब्रिटिश गढ़वाल, यहाँ पे जो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था उसका मुख्यालय श्रीनगर था। बाकी जिलों के गठन के बारे में आपको बताऊं तो 1817 में सहारनपुर जिले में शामिल होता है कौन? देहरादून। क्या होता है? 1817 में देहरादून कहाँ शामिल होता है? जो सहारनपुर था, सहारनपुर जिले में 1817 में देहरादून वहाँ पर शामिल होता है। उसके बाद फिर जो देहरादून है 1829 में मेरठ मंडल में उसको शामिल किया जाता है। पहले 1817 में क्या होता है? 1817 में ये सहारनपुर ज़िले में जाता है। उसके बाद 1829 में इसको मेरठ मंडल में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1871 में स्वतंत्र जिले के रूप में गठित होता है। 1871 में फिर ये स्वतंत्र जिले के रूप में गठित होता है और मेरठ मंडल का हिस्सा रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1817 में सहारनपुर जिले में शामिल होता है, 1829 में मेरठ मंडल में आ जाता है, फिर 1871 में ये स्वतंत्र जिले के रूप में गठित होता है। स्वतंत्र जिले के रूप में 1871 में गठित होता है, लेकिन तब भी ये मेरठ मंडल का हिस्सा रहता है। जिला कब बना था? 1871 में स्वतंत्र जिला बना था, लेकिन फिर भी मेरठ मंडल का हिस्सा था। मेरठ मंडल में कब आता है? 1829 में। 1817 में सहारनपुर जिले में था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था? 1975 में मेरठ मंडल से निकाल कर गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया गया था। 1871 में देखो स्वतंत्र जिला बन गया था, उसके रूप में गठित हो गया था। उसके बाद 1975 में इसको मेरठ मंडल से हटा दिया था। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये तो देहरादून की कहानी है। 1871 में स्वतंत्र जिला बनता है, उस वक्त भी मेरठ मंडल में रहता है, लेकिन 1975 में क्या होता है? ये मेरठ मंडल से हटाकर इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है 1975 में। बाकी पौड़ी गढ़वाल में क्या होता है? 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल का 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पहले श्रीनगर था, और 1839 में
जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसका मुख्यालय पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया जाता है 1839 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पौड़ी का। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय स्थानांतरित होता है श्रीनगर से पौड़ी 1839 में। बाकी फिर 1840 में क्या होता है, पौड़ी को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया जाता है। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जिला बन जाता है। 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी आता है और 1840 में फिर पौड़ी गढ़वाल एक जिला बन जाता है। उसके बाद अल्मोड़ा और नैनीताल का क्या होता है, तो अल्मोड़ा और नैनीताल तो 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत दो नए जनपद बनते हैं। कब, 1891 में कुमाऊं जो कमिश्नरी थी उसके तहत दो नए जनपद बनते हैं। और वो दो नए जनपद कौन से थे, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा। कुमाऊं कमिश्नरी के तहत 1891 की बात हो रही है, दो जनपद बनते हैं अल्मोड़ा और नैनीताल। बाकी देखो नैनीताल आपका बनता है 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत दो नए जनपद कौन से बनते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। और नैनीताल ने 1891 से और अल्मोड़ा ने 1892 से जिले के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1891 में ये दोनों जिले बनते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। 1891 से नैनीताल ने और 1892 से ये अल्मोड़ा ने जिले के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। और जो टिहरी गढ़वाल था आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद 1 अगस्त 1949 को ये भारत में इसका विलय कर दिया जाता है। जो टिहरी रियासत थी, पहले टिहरी गढ़वाल जो भी जिला है वो टिहरी रियासत थी, तो 1 अगस्त 1949 को भारत में इसका विलय हो जाता है। तो ये कुमाऊं का चौथा और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनता है। ठीक है, कुमाऊं का चौथा और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला। तो इस प्रकार चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का जो गठन होता है 24 फरवरी 1960 को, तीनों का गठन होता है 24 फरवरी 1960। तीन जिले कौन कौन से बनते हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो यहाँ पर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 को ये तीन जिले बन जाते हैं। उत्तरकाशी कहाँ से बनता है, टिहरी गढ़वाल से अलग होकर उत्तरकाशी बनता है। और चमोली कहाँ से बनता है, पौड़ी गढ़वाल से अलग होकर चमोली बनता है। और पिथौरागढ़ कहाँ से बनता है, अल्मोड़ा से अलग होकर पिथौरागढ़ बनता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1960 में बनते हैं ये तीनों, जो आपके जिनका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, उत्तरकाशी और आपका ये हो गया चमोली और आपका पिथौरागढ़। ठीक है, उसके बाद इतना आपको पता चल चुका है। हरिद्वार का जो गठन होता है, हरिद्वार का गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को, यानी कि सीधे 28 साल के बाद, जब ये तीनों जिले बने थे सीधे 28 साल के बाद 28 दिसंबर 1988 को आपका हरिद्वार जिला बनता है, जनपद के रूप में गठित होता है और सहारनपुर मंडल के तहत होता है। बाकी राज्य गठन के बाद सहारनपुर मंडल से इसको निकाल कर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, हरिद्वार को जब राज्य गठन हो जाता है तो फिर सहारनपुर मंडल से इसको हटाकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हरिद्वार का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। बाकी उधम सिंह जो नगर है, उधम सिंह नगर जो जिला है, 30 सितंबर 1995 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद 30 सितंबर 1995, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उधम सिंह जो नगर है, जो उधम सिंह नगर जिला बना था तो एक बना था 30 सितंबर 1995 को ये जिला बन गया था। बाकी जो आपके 3 जिले और बने थे बाद में, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर सितंबर 1997 में इनका गठन होता है। तो बागेश्वर किससे अलग होता है, अल्मोड़ा से अलग होता है, तब बागेश्वर बनता है। और रुद्रप्रयाग पौड़ी से अलग होता है और टिहरी और चमोली के कुछ इलाकों से ये अलग होता है। बाकी जो चंपावत है वो पिथौरागढ़ से अलग होता है, फिर जिला बनता है। तो ये कहानी इनकी थी जिले बनने की। बाकी आपको पता चल ही चुका है। देखो देहरादून से एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो देहरादून से, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 मंडल थे, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, और एक टिहरी रियासत चल रही थी। ठीक है, कुमाऊं मंडल का जो गठन होता है 1854 में होता है और गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में होता है। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय था नैनीताल था, कब बना, 1855 में। और जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय था वो पौड़ी गढ़वाल में, इतना पता है। उसके बाद देखो क्या होता है, देहरादून सहारनपुर जिले में शामिल होता है 1817 में। उसके बाद 1829 में इसको मेरठ मंडल में शामिल कर देते हैं। उसके बाद 1829 में 29 के बाद 1871 में क्या होता है, इसको स्वतंत्र जिले के रूप में गठित करते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरठ मंडल में रहता है। 1871 की बात हो रही है। 1871 में इसको स्वतंत्र जिले के रूप में गठित तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरठ मंडल में रहता है। फिर 1975 में क्या होता है, इसको मेरठ मंडल से निकाल देते हैं। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। 1975 की बात ही हो रही है। ठीक है, इस प्रकार देहरादून का यहाँ पे क्रम चलता है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का आपको पता है, पौड़ी गढ़वाल देखो जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका मुख्यालय श्रीनगर था, तो श्रीनगर से पौड़ी उसका मुख्यालय आता है 1839 में। ठीक है, फिर 1840 में क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल को एक जिला बना दिया जाता है, अलग रूप में एक स्थापित किया जाता है और उसको एक जिला बनाया जाता है। उसके बाद फिर 1840 में आपका पौड़ी बन गया। फिर 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत 2 जनपद बनते हैं। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत 2 जिले बनते हैं और वो 2 जिले जो होते हैं, एक होता है नैनीताल और एक होता है अल्मोड़ा। ठीक है, 1891 में 2 जिले बने आपके। 2 जिले कौन कौन से बने, एक अल्मोड़ा एक नैनीताल।
और नैनीताल जो था उसने 1891 में जिले के रूप में काम करना शुरू करा और अल्मोड़ा ने 1892 में शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो टिहरी गढ़वाल था, तो टिहरी रियासत थी उस वक्त, तो ये इसका पहले भारत में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को इसका विलय होता है भारत में। ठीक है, टिहरी रियासत का। ठीक है, उसके बाद ये कुमाऊं का चौथा और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन जाता है। उसके बाद फिर आता है 1960 का दौर, 24 फरवरी 1960। तो 24 फरवरी 1960 को 3 जिले और बनते हैं, 3 सबसे बड़े जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। एक तो चमोली बनता है, एक पिथौरागढ़ बनता है और एक उत्तरकाशी बनता है। तो कहाँ से बनता है? जो चमोली बनता है ये पौड़ी से बनता है, पिथौरागढ़ जो बनता है ये आपका बनेगा अल्मोड़ा से, और उत्तरकाशी जो बनता है उत्तरकाशी टिहरी से बनते हैं। 24 फरवरी 1960। ठीक है, 1960 के बाद सीधे फिर आ जाओ 88 में, 1988 में। तो यहाँ पे 28 दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988 को क्या होता है? 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को जनपद के रूप में गठित किया जाता है। सहारनपुर मंडल में उस वक्त रहती है। जब उत्तराखंड बन जाता है तो फिर इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन इसका गठन हो जाता है 28 दिसंबर 1988 को। फिर उधम सिंह नगर आपका रहता है 1995 में, उधम सिंह नगर बनता है। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को बनता है, 30 सितंबर 1995 में आपका उधम सिंह नगर बनता है। और ठीक 2 साल के बाद सितंबर 1997 में 3 और जिलों का गठन होता है, जिसमें चंपावत आता है, आपका बागेश्वर आएगा और आपका रुद्रप्रयाग आएगा। चंपावत आपका पिथौरागढ़ से अलग होता है, बागेश्वर आपका अलग होगा ये अल्मोड़ा से, और रुद्रप्रयाग टिहरी चमोली के कुछ हिस्सों और टिहरी पौड़ी और चमोली के कुछ हिस्सों से अलग होकर रुद्रप्रयाग बन जाता है 1997 में। इस प्रकार यहाँ पर ये क्रम चला था जो उत्तराखंड के 13 जिले। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा ब्रेक के बाद लेते हैं। अब जितने बचे हुए टॉपिक इनको जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तराखंड में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है 1961 से लागू होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था के कुछ जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सवाल रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है 1961 में लागू होती है। कब होती है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय व्यवस्था? 1961 से ये लागू हो जाती है। और महिलाओं के लिए पंचायत में पहले जो आरक्षण थे वो 33% था, और फिर भुवन चंद्र खंडूरी जी के समय यानी कि 2008 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण था वो 50% उसको कर दिया गया। 33% से सीधे 50% उस आरक्षण कर दिया गया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई थी 1961 में, और 2008 में जो महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण था वो 2008 में मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के समय 50% कर दिया गया था। इतना याद होना चाहिए। बाकी ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत ये सबसे शीर्ष निकाय चुनाव होता है यहाँ पे जिला पंचायत में। बाकी ये सबसे शीर्ष में आता है जिला पंचायत, और इसका जो चुनाव होता है सदस्यों का प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से होता है। बाकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो यहाँ पे चुनाव होता है निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये चुना जाता है। बाकी जो पदेन सदस्य होता है ब्लॉक प्रमुख रहेगा। लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा के सदस्य कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। अविश्वास प्रस्ताव में वो शामिल नहीं रहते। बाकी यहाँ पे जो सचिव रहता है यहाँ पे जिला पंचायत में, तो सचिव रहेगा मुख्य विकास अधिकारी, जिसको CDO भी कहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी CDO, या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO भी जिसको कहते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO या फिर CDO, मुख्य विकास अधिकारी या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी। बाकी जो समितियाँ 6 प्रकार की है: नियोजन और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, जल प्रबंधन, जैव विविधता और निर्माण कार्य। उसके बाद आपका आता है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय है और ये ब्लॉक स्तर पर रहता है। तो जो चुनाव होता है सदस्यों का प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से होता है। प्रमुख और उप प्रमुख इसमें होते हैं, अप्रत्यक्ष रीति से सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सदस्य संख्या अधिकतम में 40 हो सकती है क्षेत्र पंचायत में, और न्यूनतम ये 20 रहती है। बाकी जो पदेन यहाँ पे सदस्य रहता है अंतर्गत आने वाला ग्राम प्रधान, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा। बाकी जो इसमें सचिव रहेगा वो BDO रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो इसमें सचिव रहता है। किसमें? क्षेत्र पंचायत में BDO। और आपका जिला पंचायत में जो सचिव रहता है CDO रहेगा, या मुख्य विकास अधिकारी या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO, CDO या फिर DPRO। बाकी क्षेत्र पंचायत में आपका BDO रहता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है सबसे निचला स्तर होता है। यहाँ पे इसका जो गठन होता है पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम 500 की आबादी पर, मैदानी इलाकों में 1000 की आबादी पर और 10,000 से कम होनी चाहिए, वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। बाकी जो सदस्य संख्या इसकी होती है, इसकी 5 से 15 का होती है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार 7 से 15 बताया गया। वैसे सब 5 से 15 होती है यहाँ पे इसकी सदस्य संख्या ग्राम पंचायत में जो यहाँ पे होता है, और उत्तराखंड जो पंचायती राज अधिनियम है 2016 के अनुसार 7 से 15 बताई गई है। बाकी प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान तभी बन सकता है कोई। और ग्राम सभा क्या होती है? एक या अधिक गाँवों के पंजीकृत मतदाताओं को मिलकर बनी हुई एक सभा होती है। बाकी ग्राम सभा घोषित करना, नाम निर्धारण करना, ये सारा काम राज्य सरकार के द्वारा होता है। किसी ग्राम सभा को घोषित करना और उसका नाम निर्धारण करने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और पहली बैठक जब गठन हो जाता है, गठन के 30 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का स्तर है इस पर जो सचिव होता है उसको BDO कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। सामान्यतः 5 ग्राम पंचायतों का ये कार्य दिखता है। जो 5 ग्राम पंचायतें रहती है उनका काम कौन देखता है?
वीडियो देखता है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। बाकी नगरीय स्वायत्त और शासन प्रणाली जो है तो यहाँ पर इसकी शुरुआत 1916 में हो जाती है। संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत होती है, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत 1916 में। बाकी संवैधानिक जो दर्जा है 1993 में 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को 73वें संशोधन के द्वारा हुआ था। तो 1973 में 74वें संशोधन के द्वारा और पंचायती राज को 73वें संशोधन के द्वारा यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिला था। बाकी नगर निगम क्या है, तो नगर निगम में जनसंख्या होनी चाहिए मैदानी में न्यूनतम 1 लाख, और जो पहाड़ी है वहाँ पर न्यूनतम 90,000 होनी चाहिए, तभी नगर निगम वहाँ पे बनता है। बाकी जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको मेयर या फिर महापौर कहते हैं, ये जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। ठीक है, मेयर और महापौर जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है। नगर निगम का होगा जहाँ मैदानी इलाके जो है वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए, पहाड़ी जो जनसंख्या होगी न्यूनतम 90,000 होनी चाहिए। बाकी जो चुनाव है मेयर और पार्षदों दोनों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे होता है, और डिप्टी मेयर जो है पार्षदों या मेयर के द्वारा चुना जाता है। डिप्टी मेयर पार्षदों या फिर मेयर के द्वारा ही चुना जाएगा। वर्तमान में अब 11 आ चुकी है, 11 नगर निगम हो चुके हैं वर्तमान में। ये पहले का है आंकड़ा, अभी वर्तमान 2025 में 11 नगर निगम है। बाकी एकमात्र जो विशुद्ध रूप से पर्वतीय नगर निगम है वो श्रीनगर गढ़वाल है। ठीक है, और नगर पालिका परिषद, तो नगर पालिका परिषद की जो जनसंख्या है तो यहाँ पर नगर पालिका परिषद की जनसंख्या का पता कैसे चलता है, मैदानी में 5 लाख से 1 लाख के बीच होगी तो वहाँ नगर पालिका परिषद होगी, 5,000 से 1 लाख के बीच होगी तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद होगी, और पहाड़ी में 90,000 तक अगर जनसंख्या है 5,000 से 90,000 तक तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद होगी। ठीक है, बाकी वर्तमान में यहाँ पर आई थिंक 43 नगर पालिकाएँ हैं, ये 45 नहीं होगा शायद 43, एक बार आप लोग रीचेक कर लेना। वर्तमान में 43 नगर पालिकाएँ हैं, और जो सबसे पुरानी नगर पालिका है वो मसूरी नगर पालिका है। बाकी नगर जो पंचायत है वहाँ जनसंख्या 5,000 से कम होगी तो वहाँ पर नगर पंचायत होगी, अगर कहीं पर जनसंख्या 5,000 से कम है तो नगर पंचायत होगी। बाकी फिर नगर पालिका 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, और जो नगर निगम होता है जनसंख्या अगर 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर नगर निगम होगा। ठीक है, वर्तमान में आई थिंक 51 या फिर 53 नगर पंचायत है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, 51 होगी या फिर 53 होगी नगर पंचायत की संख्या। नगर पालिका परिषद तो 43 है और नगर निगम 11 है। बाकी नगर पंचायत का आप लोग चेकआउट कर लेना, ये 51 होगा या फिर 53 होगा। ठीक है, बाकी 3 नगर पंचायत जहाँ चुनाव नहीं होती वहाँ मनोनीत होते हैं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और गंगोत्री में। ठीक है, ये 3 धाम हैं। बाकी प्रमुख आयोग के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग था ये 30 जुलाई 2001 को अनुच्छेद 243 के तहत ही बनता है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग 30 जुलाई 2001 को बनता है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही बनता है। बाकी पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे आपको याद होना चाहिए, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी जी। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग है 30 जुलाई 2001 को होता है, अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग। बाकी वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है 2025 में सुशील कुमार जी हैं। पहले दुर्गेश जोशी जी थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अभी जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 2025 में ये हैं सुशील कुमार जी। बाकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन होता है 15 मई 2001 को अनुच्छेद 315 के तहत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन होता है 15 मई 2001, ये भी ध्यान में रखना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन 15 मई 2001 को होता है, और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन 315 के तहत होता है। बाकी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है इसका जो मुख्यालय है वो हरिद्वार में, और पहले अध्यक्ष NP नवानी जी थे। बाकी इसकी जो संरचना है इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। बाकी जो यहाँ पे कार्यकाल रहता है यहाँ पे 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु तक के लिए रहता है, जो भी इसमें पहले कंप्लीट कर लेगा वो यहाँ पे कार्यकाल उनका हो जाता है, 6 साल रहेगा या फिर 62 साल की उम्र। बाकी वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को यहाँ पे रिपोर्ट सौंपते हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो है 2025 में डॉक्टर रविदत्त गोदियाल जी है। एक बात ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष पूछता है उत्तराखंड के जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, NP नवानी, वर्तमान रविदत्त गोदियाल जी, ये भी ध्यान में रखना। वर्तमान जो अध्यक्ष है अभी लोक सेवा आयोग के रविदत्त गोदियाल जी है, और गठन हुआ था 15 मई 2001 को अनुच्छेद 315 के तहत। बाकी अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य, तो राज्य प्रशासन की धुरी कौन होता है, राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव होता है। बाकी राजस्व पुलिस या फिर गांधी पुलिस, इसकी शुरुआत 1874 से होती है। राजस्व पुलिस की शुरुआत होती है 1874, राजस्व पुलिस की शुरुआत होती है 1874 से। और अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों के बारे में आपको बताऊँ तो कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। बाकी गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थी। ये भी आपको वैसे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे राजस्व पुलिस है तो इसकी शुरुआत 1874 से होती है, और जब अंग्रेजी शासनकाल था तो वहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी तो कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। बाकी गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थी और 11 परगने थे, 86 पट्टियाँ और 11 परगने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1814 से ये राजस्व पुलिस की शुरुआत हो जाती है, और कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी।
बाकी गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। बाकी इतना आज के लिए काफ़ी होने वाला है।